जैसे कि आप YouTube पर सर्च करके देखते होंगे, कोई ऐसा जो टॉपिक हो, शायद हम उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हों, लेकिन हमें एक ही वीडियो के अंदर ऐसे कुछ कुछ पॉइंट मिल जाएं छोटे छोटे, जिससे कि हम कर्मचारी वर्ग जो है किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का YouTube चैनल AVR न्यूज़ भारत। साथियों, आज हमारे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि कर्मचारी द्वारा ही उठाए गए हैं। इसमें 3 सवाल बहुत अहम हैं। एक तो है EPS 95 पेंशनरों का सवाल है, दूसरा है कर्मचारियों का जो पैसा है उसके बारे में सरकार ने क्या राय रखी है पुरानी पेंशन योजना को लेकर, और तीसरा है संविदा कर्मचारियों को लेकर। ये तीनों टॉपिक आज बिल्कुल मेन और अहम होने वाले हैं। देश के हर कर्मचारी वर्ग का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी जो पुरानी पेंशन योजना है वो सरकार हमें किस प्रकार दे सकती है, या फिर जो EPS 95 पेंशनर हैं उनको क्या बेनिफिट अब होने वाला है। क्योंकि सरकार ने जो आपके लिए दायरा फिक्स किया है 1000 से लेकर 500 रुपये तक फिक्स किया है। 3000 बोलते हैं, लेकिन आपको जो पेंशन वर्तमान में मिल पा रही है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। EPS 95 पेंशन EPFO या सरकार बताए कि 1000 रुपये में महीने भर गुजारे करने का तरीका क्या हो सकता है। पेंशनरों ने इस न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की। उधर दूसरी तरफ जिन्होंने कुछ पेंशन का लाभ मिल रहा है उन पर भी पेंशन की समीक्षा की तलवार लटक रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 पेंशन तहत पेंशन धारकों की दयनीय स्थिति उभरकर सामने आई है। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि EPS 95 NAC ने लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की मांग शुरू कर दी है। अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान में EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है, जिससे सितंबर 2014 में लागू किया गया था। पेंशन धारकों को मात्र 1280 रुपये की और 3800 रुपये की मात्र पेंशन मिल पाई। अब पेंशनरों ने इस राशि को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। साथ ही महंगाई भत्ता देने की भी मांग की है। चूंकि आज के समय में 1000 रुपये में दिन का गुजारा मुश्किल है, तो महीने भर का खर्च आखिर कैसे निकाल सकते हैं कर्मचारी? तरीका तो EPFO ही बता सकता है, या फिर सरकार ही जानती होगी कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जिससे मात्र 1000 रुपये में हम अपना महीने भर का गुजारा कर सकते हैं। साथियों, जिसको हायर पेंशन मिल रही है वो भी इस समय मुश्किलों से गुजर रहा है। EPFO ने कुछ समय पहले एक नया सर्कुलर जारी किया था, जिसमें 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों की संख्या की समीक्षा का प्रावधान है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उठाया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि गलत तरीके से दी गई उच्च पेंशन को वापस लिया जाए और पेंशन धारकों या पेंशन भोगियों को वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन दी जाए। पेंशन धारकों का हित और अधिकार की जब हम बात करते हैं तो पेंशनरों की हालात के बारे में भी हमें बात करने का पूरा अधिकार है, जो कि सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। EPS 95 NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा कि पेंशनरों की वर्तमान आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। उन्होंने बताया कि पेंशन धारकों को अपने परिवार और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। इसके चलते देश भर में पेंशनरों ने भूख हड़ताल और प्रदर्शन का सहारा लिया है। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। पेंशनरों की मांग जायज और उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। चलिए साथियों, इस कड़ी में आगे जोड़ते हैं संविदा कर्मचारियों के लिए जो अहम खबर या मेन खबर हो सकती है उसको लेकर चर्चा करते हैं। यूँ तो संविदा कर्मचारियों के लिए चुनाव के समय कई बड़े वादे किए गए, लेकिन सरकार बनने के बाद इन लोगों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। संविदा कर्मचारी नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार लड़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। कई बड़े अधिकारी और सरकार के जिम्मेदारों के पास आवेदन निवेदन तो कभी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, फिर भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इसी बीच अब उत्तराखंड के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब शासन स्तर पर नियमितीकरण की कवायद तेज हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में 15,000 से ज़्यादा संविदा आउटसोर्सिंग बिना वेतन भोगी कार्यरत प्रभारी नियमित अंशकालीन तदार्थ उपनल कर्मचारी हैं। अब इनके मन में एक बार फिर पक्की नौकरी की आस जाग गई है। नई रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2024 की कट ऑफ डेट मानते हुए 10 साल नियमित सेवा वालों को पदों की उपलब्धियों के हिसाब से नियमित किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2013 से पूर्व तक संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान ही नहीं था। दैनिक वेतन, कार्य प्रभार की संविदा, नियमित वेतन, अंशकालीन तथा
तदार्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों को नियमितीकरण नियमावली वर्ष 2013 में आई थी, जिसमें कर्मचारियों के लगातार 10 साल की सेवा के आधार पर नियमित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन यह नियमावली विवादों में आ गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद हरीश रावत सरकार ने दोबारा कवायद शुरू की और वर्ष 2017 में एक नियमितीकरण नियमावली लाई गई, जिसमें केवल सेवाकाल 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। इस पर भी आपत्तियां जाहिर की गई और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। करीबन 7 साल से नियमितीकरण संबंधित सभी काम लटके हुए थे। साथियों, अब बात करते हैं हाई कोर्ट के अहम फैसले के बारे में, जो कि कर्मचारी के हित और अधिकार की बात कर सकता है। हाई कोर्ट ने नरेंद्र सिंह बिष्ट और 4 अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद वर्ष 2013 में नियमितीकरण नियमावली पर मुहर लगाई, जिसके बाद से शासन स्तर पर कवायद शुरू हो गई और अब कर्मचारियों और विभागीय नियमितीकरण के सभी पहलुओं को बारीकी से देखा जा रहा है। 15,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह भी परवान चढ़ने लगे, जिसमें विभाग में पद रिक्त होंगे तो उनके अपेक्षित संविदा उपनल या अन्य माध्यमों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को मौका मिल सकता है। साथियों, रिक्त पदों में सापेक्ष अधिक दावेदार होने पर वरिष्ठ सूची भी बनाई जा सकती है। इन सबके साथ ये भी देखा जाएगा कि कितने पद रिक्त हैं, अर्थात क्या है, आयु कितनी है। शासन के अफसरों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में मंथन शुरू कर दिया गया है। चलिए साथियों, अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो कि है ईपीएफओ की तरफ से जो पेंशनरों को लगातार बेनिफिट देने की बात कही जाती है, उसको लेकर कुछ चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि एक सवाल मेरे पास ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि हमने जो नौकरी की थी प्राइवेट सेक्टर से, जो सवाल आया था, तो उन्होंने कहा कि हमने नौकरी अब की है 2 साल, लेकिन हमारे जो दूसरी हम जब जॉब करने चाहते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी अंतर दिखाई देता है, यानी कि हमने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली। तो उसके बारे में क्या सवाल है, क्या हमें उसके बीच की पेंशन मिल पाएगी, यानी कि जो हमारी पेंशन है वो हमें इकट्ठी होकर कैसे मिल पाएगी, ताकि हमारे बुढ़ापे का जो सहारा है वो हमें सही तरीके से मिल सके। मैं आपको बताना चाहूँ, ईपीएस पेंशन का जो नियम है उसके बारे में सभी लोगों को जानना और पहचानना जरूरी है, ताकि आपसे अगर कोई इस बारे में सवाल करे या आपसे इस बारे में पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें, ताकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल इस तरीके से काम करे जैसे कि आप मान लीजिए एक प्रोफेसर के तहत काम कर सकते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछेगा तो आप उसके बारे में क्लियरली बता सकते हैं कि इस प्रकार से आपको ये बेनिफिट होने वाला है या इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। तो जब बात करते हैं 2 जॉब के बीच आ गया लंबा गैप, तो कैसे अकाउंट होगा 10 साल का पीरियड, या पेंशन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथियों, ईपीएफओ के नियम के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल काम करता है, 10 साल कैसे काउंट होते हैं, 9 साल 6 महीने 10 साल काउंट किए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो महीना है वो 28 का महीने के आधार पर लगता है और सेम प्रोसीजर उसमें भी निभाते हैं कि 10 साल का जो पीरियड, टाइम पीरियड है कर्मचारियों के लिए जो रखा गया है वो 9 साल 5 महीने में ही आपके 10 साल संपूर्ण माने जाते हैं। तो इस प्रकार से वो 10 साल काउंट होते हैं। तो यह ईपीएस पेंशन का हकदार होता है। नौकरी बदलने या ब्रेक लेने पर भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी कि जो आपका यूएएन नंबर है, के माध्यम से पिछली सेवा अवधि को जोड़कर 10 साल पूरे किया जा सकते हैं। पेंशन लाभ के लिए 58 वर्ष की आयु आवश्यक है। 10 साल पूरा करने से पहले पीएफ राशि निकाला जा सकता है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के नियम के मुताबिक, यदि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक नौकरी करता है तो वह ईपीएफओ की पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के तहत रिटायरमेंट की आयु तक पेंशन पाने के हकदार होते हैं। बता दें कि किसी भी संगठित क्षेत्र में काम कर रहे नौकरीपेशा लोगों को पीएफ कटता है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल होता है। तो इसमें 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ईपीएफओ अपने अंशधारकों को पेंशन उपलब्ध करवाता है। अब ऐसे में सवाल कई उठते हैं, ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को 10 साल नौकरी करना जरूरी होता है। हालांकि कई कर्मचारी अपनी पुरानी जॉब छोड़कर दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेते हैं। तो ऐसे में 2 जॉब के बीच आने वाले अंतर को, गैप में 10 साल के पीरियड को कैसे काउंट किया जाएगा। साथियों, चर्चा करते हैं कि जो आपकी नौकरी है उसको महीनों के दर पर कैसे काउंट किया जाता है।
आखिर गवर्नमेंट जो है ईपीएफ को कैसे काउंट करता है कि आपकी जो नौकरी है वो कितने समय की हो चुकी है, ताकि आपको पेंशन का अधिकार मिल सके। बता दें कि किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति के नौकरी के बीच में गैप आने के कई कारण होते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के 4 साल तक नौकरी होनी है या 4 साल तक नौकरी आपने की है लेकिन उसकी जॉब चली गई, जिसके बाद उसे दोबारा नौकरी मिलने में तकरीबन 2 साल का वक्त लगा, या किसी महिला कर्मचारी को बच्चों के पालन पोषण के लिए कुछ साल जॉब छोड़नी पड़ती है, तो ऐसे में उन्हें पीएफ अकाउंट में 10 साल पूरे करने के लिए दोबारा से अकाउंट की शुरुआत करनी जरूरी नहीं है। साथियों, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीएफ अकाउंट बनाते समय कर्मचारी को उसका यूएन नंबर दिया जाता है। ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो आपको दिया जाता है वो इसी कारण से दिया जाता है, जो खाता धारकों को ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच प्रदान करता है। यदि ऐसे में दूसरा नौकरी में भी वही यूएन डाला जाए या ऐड किया जाए तो आपने पुरानी कंपनी में जितना भी साल नौकरी की हो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, जिससे आपके लिए द्वारा या जो आपके द्वारा गैप किया गया है उसको हटा दिया जाता है और नई ज्वाइनिंग के समय में उसे आगे की कैलकुलेशन शुरू की जाती है। साथ ही आप दोबारा नई जगह नौकरी करके बचे हुए साल नौकरी करके पेंशन के लिए अपने 10 साल पूरे कर सकते हैं, तो इसमें यह बेनिफिट आपको मिलता है। अब एक सवाल और उठता है कि रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं रकम या नहीं निकाल सकते। बात करते हैं ईपीएफओ के तहत ईपीएस पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए 10 साल नौकरी करना हर कर्मचारी के लिए आवश्यक होता है। हालांकि यदि कोई कर्मचारी 10 साल तक नौकरी नहीं कर पाता या करना नहीं चाहता तो वो क्या कर सकता है, अपने पीएफ अकाउंट में जमा राशि की निकासी 10 साल पूरे होने से पहले भी निकाल सकता है, लेकिन इस निकासी पर आपको पेंशन खाते में जमा राशि का कोई ब्याज नहीं मिल पाएगा। साथियों, जो 3 अहम बिंदु थे वो सारे कमेंट्स का निचोड़ निकाला, लेकिन जब कर्मचारी को सवाल उठते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर या ईपीएस 95 पेंशन को लेकर या वर्ष 2005 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं पेंशन को लेकर, उनके मन में काफ़ी ऐसे सारे सवाल हैं जो कि रोज उठते होंगे। लगातार कर्मचारी वर्ग मुझसे सवाल करते हैं और लगातार मैं उनको बातें बताने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार आप बेनिफिट ले पाएंगे। कुछ कर्मचारी वर्ग हैं, आप वीडियो में कमेंट्स कर देख सकते हैं जाकर, कि वे कहते हैं कि आप जो है ऐसी खबर कहां से लाते हो। लेकिन जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए, तो मैं उनको जो उनकी समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास करता हूं और लगातार आपसे वही कंटेंट या वही कमेंट्स चाहता हूं कि जो आपके बेनिफिट वाले साबित हो, ताकि जैसे आप कोई कमेंट्स करते हैं और उसके बाद केवल आपके कमेंट्स करने की वजह से जो आम जनता जो और लोग देख पाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि आप YouTube पर सर्च करके देखते होंगे कोई ऐसा जो टॉपिक हो, शायद हम उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हों, लेकिन हमें एक ही वीडियो के अंदर ऐसे कुछ पॉइंट मिल जाएं छोटे छोटे, जिससे कि हम कर्मचारी वर्ग जो है किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आपकी सभी के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आपसे हर रोज ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। बस आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते हैं कल सुबह आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।